नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न फ्रॉम होम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पीछे हमने कुछ टॉपिक मैथ से लिए थे। आज फिर से हरियाणा जीके में हिस्ट्री का एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसकी 3-4 वीडियो बनेंगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से सभी एग्ज़ाम में एचएससी जो है ना सवाल पूछती है, चाहे प्रश्न आपका किसी रूप में पूछा जाए, प्रश्न ज़रूर आएगा। और आने वाला जो आपका पुलिस का एसआई का एग्ज़ाम है, इसमें तो ये ज़रूर आएगा, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। तो इसमें हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है हरियाणा के युद्ध, आक्रमण और विद्रोह। हरियाणा की भूमि पर जो युद्ध हुए, ऐतिहासिक कुछ आक्रमण हुए और सत्ता और प्रजा के बीच में विद्रोह भी हुए। युद्ध अलग चीज होती है, युद्ध आमने सामने की लड़ाई होती है। आक्रमण अचानक किया जाता है और विद्रोह जो है जनता के द्वारा प्रशासन के विरुद्ध होता है, या सैनिक विद्रोह भी होता है, जन विरुद्ध विद्रोह भी होता है। तो इन टॉपिक्स को हम अलग अलग लेंगे। सबसे पहले आज जो है हम लेंगे, युद्ध से शुरुआत करते हैं। हरियाणा की भूमि पर कौन कौन से ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा महाभारत का युद्ध। इसका समय जो है 900 वर्ष ईसा पूर्व बताया गया है। इस युद्ध को कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भी इसका दूसरा नाम है। यह युद्ध दो परिवारों के बीच में या कजन ब्रदर्स के बीच में, भाइयों के बीच में हुआ, कौरवों और पांडवों के बीच में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ। फिर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि यह महाभारत का युद्ध जो है कितने दिन चला, तो ये 18 दिन चला था। एक बार प्रश्न पूछा गया कि महाभारत के युद्ध में 13वें दिन किस किस का युद्ध हुआ था, तो क्या घटना घटी थी, ये भी पूछा गया। तो उस दिन जो है अभिमन्यु का वध हुआ था। अभिमन्यु का वध किस जगह हुआ था, उस जगह का नाम अमीन है, और अब उस जगह का नाम बदल करके अभिमन्युपुर रख दिया गया है। इसमें महाभारत के युद्ध में आपसे इसी श्रृंखला में पूछा जा सकता है कि महाभारत के रचयिता कौन थे। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास थे, और श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता भी जो है महर्षि वेदव्यास ही है। इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए मैं आपको बता देता हूं कि मेरी एक वीडियो है हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास पार्ट 3, इसमें आपको महाभारत के युद्ध का संपूर्ण वर्णन मिलेगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के
उस वीडियो को महाभारत के युद्ध का संपूर्ण वर्णन देखने के लिए, और आपको अब जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, तो आपको बहुत ही गहराई से तैयारी करनी है, क्योंकि जितने लगभग एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे के सारे ग्रेजुएशन बेस के होने लग रहे हैं। तो आप इस जो महाभारत के युद्ध पर जो वीडियो है मेरी, हरियाणा का इतिहास पार्ट 3, इसमें आप देख लेना, पूरी की पूरी 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको देखिए, आपको पूरा इसमें टॉपिक मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम हरियाणा की भूमि पर अगले युद्ध कौन कौन से हुए। महाभारत के युद्ध के बाद में जो महत्वपूर्ण युद्धों में आता है वो सीधा आता है हमारा दूसरा तराइन या तरावड़ी का पहला युद्ध। तराइन या तरावड़ी का पहला युद्ध जो है 1191 ईस्वी में अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान, अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और गजनी के शासक मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान का जो है आपसे जो है ना ज़्यादा गहराई में जाते हुए शासनकाल भी पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर के 1192 तक है। दिल्ली और अजमेर का जो शासन है पृथ्वीराज चौहान का वो 1177 से लेकर के 1192 तक है। और अगर मोहम्मद गोरी का वैसे पूछा नहीं जाता, मोहम्मद गोरी का पूछे तो 1186 से लेकर के 1205 तक है। 1205 में जो है मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध के अंदर जो तराइन का पहला युद्ध है इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान। पहले तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। तो तराइन के पहले युद्ध के जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ये कब हुआ था? 1191 में। कहाँ हुआ था? तराइन या तरावड़ी। पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में पहला युद्ध कहाँ हुआ था। इस टॉपिक के ऊपर आपसे किसी तरह से भी प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे पढ़िए। तो ये पूछा जा सकता है पृथ्वीराज चौहान जो है कहाँ का शासक था। तो इन दोनों में ही आ सकता है, अजमेर से भी और दिल्ली और अजमेर दोनों का शासक था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल है वो 1177 से लेकर के 1192 तक है। और मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी गजनी का शासक था। उसका शासनकाल जो है 1186 से लेकर के 1205 तक था। और पृथ्वीराज जो तराइन का पहला युद्ध है उसमें जो है किसकी जीत होती है? तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और गोरी इसमें हार जाता है। अब आगे चलते हैं हम तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में उन्हीं दोनों के बीच में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। इस बार मोहम्मद गोरी जो है अपनी पिछली जो हार हुई थी उसका बदला लेने के लिए
कूटनीति और पूर्ण सैन्य बल के साथ में जो है युद्ध के लिए आता है पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने के लिए। कूटनीति क्या करता है कि मोहम्मद गौरी जो है जयचंद था जो कि पृथ्वीराज चौहान का एक दुश्मन बन चुका था, उसकी दुश्मन बनने की वजह थी जयचंद की एक लड़की थी संयोगिता, और संयोगिता को जो है पृथ्वीराज चौहान जो है भगा करके या उसको आज के टाइम में लव मैरिज कहिए उसके साथ शादी कर लेता है। इसलिए जो है जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ हो जाता है और इसका फायदा मोहम्मद गौरी उठाता है और जयचंद को अपने साथ मिला लेता है। जयचंद जो है किसी वक्त में पृथ्वीराज चौहान का अच्छा जानकार रहा है, तो वो पृथ्वीराज चौहान के सारे भेद जो है जयचंद के पास थे। जयचंद ने मोहम्मद गौरी को सारे के सारे भेद पृथ्वीराज चौहान के सैन्य बल के बारे में सब कुछ बता दिया। और दूसरा, जब पृथ्वीराज चौहान 1191 में युद्ध जीत जाता है तो वो थोड़ा गफलत में गलतफहमी में आ जाता है कि गौरी मुझसे कभी भी युद्ध नहीं जीत सकता। और सैनिकों के समझाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का एक मित्र और उसका राज्य कवि था चंद्रबरदाई, उसके बार बार समझाने के बाद में भी पृथ्वीराज नहीं मानता है और अपनी जो गफलत है वो उसी तरह रखता है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए तराइन के मैदान में 1192 में फिर से गौरी जो है पृथ्वीराज की सेना पर चढ़ाई कर देता है और इस बार जो है मोहम्मद गौरी की जीत होती है। पृथ्वीराज चौहान की आंख में एक तीर लगता है, उससे पृथ्वीराज चौहान घायल हो जाता है और मोहम्मद गौरी उसे गिरफ्तार करके अपने साथ गजनी ले जाता है। ये हुआ हमारा जो है दूसरा युद्ध। तो दूसरे युद्ध की डिटेल दोबारा देखिए। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। दूसरे युद्ध में जीत किसकी होती है? दूसरे युद्ध में जीत जो है मोहम्मद गौरी की होती है। तो और एक जो है ना इसमें प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, बीच में इसी के बीच में ही बनता है क्योंकि पृथ्वीराज का आगे कहीं जिक्र नहीं आता है। तो पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि या उसका मित्र पूछ लिया जाता है, उसका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि या उसके मित्र का नाम जो है चंद्रबरदाई था। ये एक दो बार जो है एचएससी के द्वारा पूछा गया है। आगे जो है ना किसी टॉपिक के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जिक्र नहीं आता, इसलिए मैं इसी टॉपिक में आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये प्रश्न भी आपका बनने वाला है। इसके बाद में जो है एक युद्ध, छोटा सा युद्ध जो है तराइन का तीसरा युद्ध भी होता है। तराइन का तीसरा युद्ध, ये छोटा सा युद्ध होता है। ये 1215 के अंदर जो है शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान अल्तमस या शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली के शासन सुल्तान अल्तमस या शहाबुद्दीन गौरी और ताजुद्दीन यजदौल, इनके बीच में होता है। ताजुद्दीन यजदौल के बीच में होता है। सुल्तान अल्तमस और ताजुद्दीन यजदौल के बीच में होता है। 1215 में होता है, छोटा सा है, परंतु पेपर सेटर का कोई पता नहीं होता। आपसे कुछ पूछ लिया जाए, इन दोनों का नाम दे करके ये पूछ ले कि ये युद्ध जो है किस सन में हुआ था, तो ये 1215 में हुआ था। तो ये आपके जो है ना पहला युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध जो मुख्य है उसकी वीडियो आपको पीछे मिल जाएगी। उसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं महाभारत के ऊपर, वो सारे के सारे आप उसमें से देख लेना। दूसरा युद्ध जो है तराइन का पहला युद्ध होता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। उसमें पृथ्वीराज चौहान की
जीत होती है। तीसरा युद्ध जो है फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में होता है। इसमें जो है मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है। और जो तीसरा युद्ध है, एक छोटा सा युद्ध है 1215 के अंदर सुल्तान अल्तमस या शहाबुद्दीन गौरी और ताजुद्दीन यलदौज के बीच में होता है। अब हम चलते हैं पानीपत के तीनों युद्ध लेने से पहले बीच में जो है ना छोटे छोटे युद्ध और हुए हैं हरियाणा की भूमि पर, उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, क्योंकि कई बार उनके बारे में भी जो है ना पूछा जा चुका है पहले ही, तो डिटेल में मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। उसके बाद में क्या है, हाँसी का युद्ध होता है। हाँसी का युद्ध होता है 1193 में। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है और 1193 में जो है हाँसी का युद्ध होता है। हाँसी का युद्ध किसके बीच में होता है, मोहम्मद गौरी जो है अपना जो मुख्य सेनापति था और हिंदुस्तान की जो बागडोर अपने उत्तराधिकारी के रूप में हिंदुस्तान की बागडोर देके जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक और हाँसी के जाट सेनापति जाटवान मलिक, इन दोनों के बीच में जो है हाँसी का युद्ध होता है। तो हाँसी का युद्ध जो है 1193 में होता है। किस किस के बीच में होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, मोहम्मद गौरी का मुख्य सेनापति था और मोहम्मद गौरी गजनी जाते वक्त इसको दिल्ली, हिंदुस्तान की जो बागडोर है, दिल्ली का शासन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके जाता है अपने उत्तराधिकारी रूप में। कुतुबुद्दीन ऐबक और हाँसी के जो जाट सेनापति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हाँसी का एक अलग स्टेट थी, उसके ऊपर जाट मलिक थे, जाटवान मलिक नाम था, जाटों का शासनकाल था। तो उनके साथ जो है युद्ध करने के लिए आता है। उसमें क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत तो कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है, लेकिन जो ये जाटवान मलिक थे इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ में युद्ध लड़ा, क्योंकि ये जो है पृथ्वीराज चौहान का ही किला था, पृथ्वीराज चौहान के ही ये सैनिक थे। हाँसी के किले को जो ना पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। हाँसी का जो किला है उसको पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज चौहान की बारादरी के रूप में भी बोला जाता है। तो जाटवान मलिक थे, हाँसी के सेनापति जो थे, उनके बीच में कुतुबुद्दीन के बीच में युद्ध होता है। इसमें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत होती है, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है बहुत बड़ी संख्या में सेना जो है हिंदुस्तान में छोड़ करके जाता है, तो इसमें जाटवान मलिक हार जाता है, लेकिन युद्ध बड़ी बहादुरी के साथ करता है। अब हाँसी के युद्ध के बाद में हम जिक्र करते हैं कैथल के युद्ध का। कैथल का युद्ध, कैथल का युद्ध जो है 1240 ईस्वी में होता है। कैथल का युद्ध का जो है एक महत्व है, इसमें से भी जो आपसे जो है ना प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले पूछे भी गए हैं। तो इस युद्ध की जो शुरुआत है वो 13 अक्टूबर 1240 को हुई। इसमें जो युद्ध होता है वो दिल्ली की शासक, दिल्ली या हिंदुस्तान कहिए, हिंदुस्तान की शासक रजिया बेगम और उसके बाप जाए भाई
बाप जाया क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये मुसलमान लोग हैं, कई कई शादियाँ करते थे। तो ये जो इसका भाई था मुइजुद्दीन नाम था उसका, मुइजुद्दीन बहराम, उसके बाप जाए भाई का नाम था मुइजुद्दीन बहराम। मुइजुद्दीन की माँ अलग थी, रजिया बेगम की माँ जो थी वो अलग थी। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और इनके युद्ध का जो कारण क्या होता है कि जो रजिया है ये अपने पिता के एक सैनिक था, इनके पिता का, उसका नाम था अल्तोनिया था उसका नाम, उससे शादी कर लेती है। ये तुर्क था। कौन था? तुर्क था। अल्तोनिया जो रजिया बेगम के पिता का जो सैनिक था अल्तोनिया, उसके साथ में जो है रजिया बेगम शादी कर लेती है। इससे जो है इसका जो भाई था मुइजुद्दीन बहराम, ये इससे नाराज हो गया और दोनों बहन भाइयों के बीच में कैथल के स्थान पर 1240 में 13 अक्टूबर 1240 को जो है युद्ध होता है। इस युद्ध में जो है रजिया बेगम की हार हो जाती है। इनके साथ में कुछ ही तुर्क सैनिक होते हैं और इनको जो है युद्ध का मैदान छोड़ करके भागना पड़ता है। ये फिर से अपनी सेना इकट्ठी करने में लग जाते हैं, परंतु जो है तुर्क सैनिक जो है इनका साथ नहीं देते और अंततः 24 अक्टूबर 1240 को रजिया बेगम और अल्तोनिया दोनों के जो है वध कर दिया जाता है। इसमें हिंदुस्तान की एक लोकप्रिय शासिका जो रही दिल्ली सल्तनत के ऊपर, उसका अंत हो जाता है और रजिया बेगम जो है हिंदुस्तान की पहली महिला शासक रही है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदुस्तान की पहली महिला शासक कौन थी, तो हिंदुस्तान की पहली महिला शासक जो थी वो रजिया बेगम, या दिल्ली सल्तनत भी लिखा आ सकता है, हिंदुस्तान ना भी हो उसमें लिखा हुआ दिल्ली सल्तनत, या लाल किला भी साथ में लिखा था। पेपर सेटर कुछ भी लिख सकता है शब्द को, लेकिन अगर पहली महिला शासक का जिक्र आए तो उसमें वो जो है रजिया बेगम का ही आपको नाम देना है। और रजिया बेगम का जो मकबरा है, एक क्वेश्चन पूछा है, बार बार पूछा गया है कि रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है, तो रजिया बेगम का मकबरा जो है कैथल में है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन आपके जो है बड़े महत्वपूर्ण बनते हैं यहाँ से, कि एक तो जो है हिंदुस्तान की पहली महिला शासक कौन थी, या दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी, वो थी रजिया बेगम। और रजिया बेगम का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, कैथल में। इसमें युद्ध की तिथि भी पूछी जा सकती है, जहाँ पर डेफिनेट तारीख होती है वो एचएससी कई बार जो पूछ लेती है, तारीख लिखी हुई होती है, तो वो जो है 13 अक्टूबर को युद्ध हुआ था दोनों के बीच में। और इसका रजिया बेगम का जो वध होता है वो 24 अक्टूबर 1240 को होता है। अब जो है एक युद्ध जो है, छोटा सा युद्ध, जिसको हम सिरसा के युद्ध के नाम से जानते हैं, सिरसा का युद्ध। सिरसा का युद्ध ये जो है किस किस के बीच में होता है, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक क्या नाम था उसका, दीन खुसरो, नसूरुद्दीन खुसरो जो है इसका नाम था। और किस किस के बीच में होता है, एक तो खिलजी वंश का जो शासक था, अंतिम शासक था नसूरुद्दीन खुसरो, और दीपालपुर, वर्तमान में जो पंजाब है इस जगह का नाम दीपालपुर होता था, दीपालपुर स्टेट होती थी ये।
दीपालपुर के गवर्नर था गाजी मलिक। कौन था? गवर्नर का नाम था गाजी मलिक। इन दोनों के बीच में होता है। इसमें क्या है, नासिरुद्दीन खुसरो की मृत्यु हो जाती है और इसके साथ ही हिंदुस्तान से खिलजी वंश का अंत हो जाता है। तो खिलजी वंश का अंत किस युद्ध में होता है? सिरसा के युद्ध में। खिलजी वंश का जो अंत है वो सिरसा के युद्ध में होता है और यहीं से जो है तुगलक वंश का उदय हो जाता है हिंदुस्तान में। क्योंकि ये जो गवर्नर गाजी मलिक था ये तुगलक वंश का सेनापति था, तो यहाँ से तुगलक वंश का उदय होता है। ये सिरसा क्यों आता है कि रानिया एक स्टेट होती थी उस समय जिस पर खिलजी वंश का जो है शासन था। रानिया में स्टेट्स के बारे में मैं अलग से बाद में आपके बताऊंगा। स्टेट्स जो हैं वो जो कौन कौन सी स्टेट्स होती थी उस समय, तो रानिया स्टेट्स का पर जो शासन था वो खिलजी वंश का था। नासिरुद्दीन खुसरो जो है शासक हुआ करता था और उसके साथ ही जो पंजाब लगता है हमारा, उस जगह का नाम, स्टेट का नाम जो दीपालपुर था, इनके बीच में जो युद्ध होता है इसमें तुगलक वंश का जो गवर्नर बनाया था, जो सेनापति था वो गाजी मलिक था, इनके बीच में युद्ध होता है। यहाँ जो है नासिरुद्दीन खुसरो की मृत्यु हो जाती है। यहीं पर जो है खिलजी वंश का जो अंत हो जाता है हिंदुस्तान से और तुगलक वंश का उदय होता है। ये हमारा था सिरसा का युद्ध। और ये सिरसा का युद्ध जो है हमारा, इसकी तारीख जो है अगस्त 1320 है। ये युद्ध जो है सिरसा का युद्ध जो है अगस्त 1320 में हुआ था। तो अब ये छोटे छोटे बीच में 2-3 युद्ध थे, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँसी का युद्ध भी आपका महत्वपूर्ण है, कैथल का युद्ध भी, क्योंकि इनमें से जो है ना क्वेश्चन और तरीके से उठा दिए जाते हैं। युद्ध ना पूछ करके हाँसी के बारे में कुछ और चीज़ पूछ सकते हैं, कैथल के बारे में कुछ और चीज़ पूछ सकते हैं, रजिया बेगम के बारे में कुछ और चीज़ पूछी जा सकती है। तो आपको इनको जो है ना डिटेल में पढ़ना जरूर चाहिए। तो अब जो है हम आगे जो है पानीपत के जो 3 मशहूर युद्ध हुए हैं जिन पर लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, अगले में जो है हम पानीपत के 3 युद्ध और बाकी के जो बचे हमारे युद्ध हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम है, आप मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। और ये जो हमारी वीडियोज़ होती हैं इनको कृपया शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने दोस्तों में, ताकि किसी और को भी कुछ अलग से जानकारी मिल जाए। ये देखिए YouTube पर या अकेडमीज में सभी पढ़ाते हैं। 70% के लगभग जो मसाला होता है वो सभी का एक ही होता है, परंतु जो बाकी का 30% बचता है वो सब का अलग अलग होता है। और उस 30% में से भी आपको जो है ना 25-30% जो पेपर में मिलता है। किसी वीडियो से आपके कोई क्वेश्चन मिलेगा, किसी वीडियो से। तो आप जो है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही देखिए, आप सभी की वीडियोस देखिए और ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको कोई नई चीज़ मिले और आप उसको नोट कीजिए। आप अच्छी तरह पढ़िए। आपके आगे जो हरियाणा के पेपर, HSC जो आगे पेपर लेने की तारीखें जो है घोषित हो चुकी हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद।